हिस्ट्री विद आनंद सर, मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल की अवधारणा पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन क्यों हुआ। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ते हैं। इसके विभिन्न आयामों को एक एक करके हम लोग देखना आरंभ करते हैं। इस क्रम में आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के पॉलिटिकल कंडीशन पर जो है सो चर्चा करेंगे। हम लोग इस काल की राज व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को ये पता है कि लोहे के आ जाने से क्या हुआ कि जन जो है वो जनपद में बदलने लगे। मतलब उत्तर वैदिक काल में हम लोग जनपद की अवधारणा को जो है सो देखते हैं, है ना। विभिन्न जन एक दूसरे को जीतकर जनपदों की स्थापना जो है सो करते हैं और उत्तर वैदिक ग्रंथों से हम लोगों को कई प्रकार के कई नामों से युक्त जो है सो जनपदों की सूचना जो है सो मिलती है ना। अब इस काल में अगर हम लोग पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि इस काल में ऋग वैदिक काल का जो काबायली ढांचा था वो जो है सो टूट गया। ठीक है ना, और जन के बदले जो है वो जनपद अस्तित्व में जो है सो आते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो ऋग्वैदिक काल का जो काबायली ढांचा था वो जो है सो टूट गया और युद्ध जो है वो गाय के लिए न होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। तो स्वाभाविक था कि जनपदों की स्थापना जो है सो इस काल में होने लगेगी। हम लोग पाते हैं इस काल में करारोपण प्रणाली भी जो है सो नियमित हो गई। ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर के बारे में हम लोग देखे थे। इस काल में हम लोग पाते हैं कि बलि जो है वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर नहीं रहा और इसे जनता पर जो है सो लाद दिया गया। इसके अतिरिक्त भाग और शुल्क नामक कर भी जो है सो वसूला जाने लगा। ठीक है ना, मतलब उत्तर वैदिक काल में करारोपण प्रणाली जो नियमित हुआ तो करारोपण प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग बलि, भाग और शुल्क नामक कर की सूचना जो है सो पाते हैं, जो जनता से जो है सो वसूला जाता था। और माना जाता है कि आय का करीब 1/16 भाग जो है वो कर के रूप में वसूला जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। और कर की वसूली अनाज या पशु के रूप में या दोनों रूप में जो है सो की जाने लगी। ठीक है ना, हम लोग पाते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में हम लोग बलिकृत शब्द का जो है सो उल्लेख पाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित बलिकृत शब्द ये संकेत करता है कि कर का भार मुख्य रूप से वैश्य वर्ण पर था। ठीक है ना, अब टैक्स अगर बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि राजा के पास पहले की तुलना में जो है सो ज़्यादा पैसा आने लगेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो राजा के पास जब ज़्यादा पैसा आने लगेगा तो प्रशासनिक संरचना में भी हम लोग बदलाव देखेंगे। तो हम लोग पाते हैं कि इस काल में उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में भी जो है सो वृद्धि होता है ना। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग देखते हैं क्या कि शतपथ ब्राह्मण में रत्नीन जो है सो कहा गया है और करीब 12 रत्नीनों का जो है सो उल्लेख किया गया है ना। इन 12 रत्नीनों के अतिरिक्त भी कई अधिकारियों की जो है सो सूचना हम लोगों को मिलती है, जो हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, है ना। मतलब कि इस काल में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हुआ, करारोपण प्रणाली नियमित हो गया, है ना। तो इससे यह लगता है कि उत्तर वैदिक काल के राजा बहुत शक्तिशाली हो गए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजा की शक्ति असीमित नहीं थी। क्यों? इसलिए कि भले ही करारोपण प्रणाली जो है वो नियमित हो गया, लेकिन उत्पादन प्रणाली जो है वो विकसित नहीं था, जिस कारण से राजा के पास अपेक्षित धन जो है वो नहीं आ पाता था। पहले की तुलना में धन जरूर बढ़ा, लेकिन वो इतना भी अपेक्षित नहीं था कि राजा जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। मतलब कि राजा की शक्ति असीमित नहीं थी, क्योंकि करारोपण प्रणाली के नियमित होने के बावजूद उत्पादन प्रणाली विकसित नहीं थी, अतः राजा के पास जो है अपेक्षित धन नहीं आ पाता था। यही वजह है कि उत्तर वैदिक काल में भी राजा की अस्थायी सेना जो है वो नहीं होती थी, है ना। अस्थायी सेना उत्तर वैदिक काल में भी जो है सो नहीं थी। साथ ही हम लोग पाते हैं क्या
कि राज्याभिषेक जब होता था उत्तर वैदिक काल में राजा का, तो राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था और इस राजसूय यज्ञ में राजा अपने विभिन्न रत्निनों को जो है सो उपहार देता था और उससे समर्थन सहयोग की जो है सो गुजारिश करता था, है ना। तो ये सारे तथ्य ये बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति असीमित नहीं थी, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में जो भी विभिन्न जनपद स्थापित हुए थे, उन जनपदों को सबसे पहले हम लोग जो है सो देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है सो देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में स्थापित होने वाले जो विभिन्न जनपद थे, उस सूची में सबसे पहला है कुरु जनपद, ठीक है ना। ये जो कुरु जनपद था, तो ये कुरु जनपद भरत और पुरु नामक कबीले के मिलने से बना था। भरत और पुरु मिल गया और कुरु जनपद जो है सो स्थापित हुआ, है ना। अब हम लोग पाते हैं कि ये जो कुरु जो जनपद था, तो दिल्ली और ऊपरी दोआब के क्षेत्र में जो है सो ये स्थापित हुआ। दिल्ली और ऊपरी दोआब के क्षेत्र में कुरु जनपद जो है वो स्थापित होता है, जिसकी आरंभिक राजधानी असंदीबात थी, जो बाद में हस्तिनापुर जो है सो बन गई, है ना। इसकी आरंभिक राजधानी असंदीबात थी, जो बाद में हस्तिनापुर जो है सो बनी। बहुत सारे राजाओं की सूचना हम लोगों को मिलती है जो कुरु जनपद से संबंधित थे, जैसे वल्हिक प्रतिपीय का उल्लेख हम लोगों को मिलता है, फिर परीक्षित राजा का जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है, जन्मेजय राजा का जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है, जो कुरु जनपद से जो है सो संबंधित थे, है ना। जन्मेजय के संबंध में उल्लेख मिलता है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी जो है सो किया था, ठीक है ना। फिर कुरु वंश का अंतिम राजा के रूप में हम लोगों को नीचच्छु का जो है सो उल्लेख मिलता है, मतलब नीचच्छु जो है वो कुरु जनपद के अंतिम राजा थे, है ना। कुरुकुल का इतिहास जो है ये महाभारत के युद्ध के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुकुल के इतिहास से ही संबंधित है और यह महाभारत का युद्ध करीब 950 बीसी के आसपास में जो है सो हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट जनपद की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरा जो प्रमुख जनपद उत्तर वैदिक काल का है वो है पांचाल जनपद। पांचाल जनपद का निर्माण कैसे हुआ, तो क्रीवी और तुर्वस नाम का जो जन था ऋग्वैदिक काल में, तो क्रीवी और तुर्वस के मिलने से पांचाल जनपद जो है सो स्थापित हुआ, है ना। आधुनिक बरेली बदायूं आदि का जो क्षेत्र हम लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो बरेली बदायूं के क्षेत्र में ही पांचाल जनपद जो है सो स्थापित हुआ था और यह जो जनपद था अपने विद्वान राजाओं के लिए, अपने दार्शनिक राजाओं के लिए जो है सो प्रसिद्ध था, ठीक है ना। हम लोगों को एक राजा परवाहन जैमिनी का उल्लेख मिलता है ना। ये परवाहन जैमिनी जो है तो वो पांचाल परिषद का भी जो है सो आयोजन करते थे, है ना। पांचाल परिषद में अपने यहाँ, है ना, पांचाल परिषद आयोजित करते थे। इस पांचाल परिषद में परवाहन जैमिनी स्वयं ही उपस्थित होते थे और इसमें विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित करके विभिन्न विषयों पर जो है सो वाद विवाद कराया जाता था, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि जो आरुणि, श्वेत केतु आदि का जो नाम हम लोग सुनते हैं, तो आरुणि जो गुरु भक्त आरुणि, जो धौम्य ऋषि के शिष्य थे आरुणि, जो खेत पर सो गए थे जल को रोकने के लिए, आप लोग बचपन में जो है सो पढ़े होंगे। तो आरुणि, श्वेत केतु आदि भी पांचाल जनपद से ही संबंधित थे, है ना। और ये जो कुरु जनपद था और जो ये पांचाल जनपद था, ये दोनों जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का केंद्र था, है ना। उत्तर वैदिक संस्कृति का सेंटर पॉइंट था, हार्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट जनपद की हम लोग बात करें तो कौशल जनपद का हम लोगों को उल्लेख मिलता है। ये कौशल जनपद सरयू नदी के किनारे स्थापित हुआ था और यही जनपद राम कथा से भी जुड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट जनपद की अगर हम लोग बात करें तो काशी जनपद भी जो है सो स्थापित हुआ इस काल में और ये वाराणसी नदी के किनारे जो है सो स्थापित हुआ। नेक्स्ट जनपद की अगर बात करें तो विदेह जनपद का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। सदानीरा या गंडक के किनारे जो है सो यह जनपद स्थापित हुआ था और शतपथ ब्राह्मण से जो है सो हम लोगों को ज्ञात होता है कि विदेह माधव के द्वारा, है ना, अपने गुरु राहुलगण की सहायता से, है ना, अग्नि की प्रेरणा से इस क्षेत्र को साफ किया गया और वहां पर जो है सो
यह जनपद विदेह जनपद जो है सो स्थापित किया गया है ना। विदेह जनपद से ही हम लोग पाते हैं क्या कि राजा जनक की कहानी भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जनपद की हम लोग बात करें तो यह है गांधार जनपद, जो कि सिंधु नदी के तट पर जो है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थापित हुआ था, है ना। और इसी जनपद से गांधारी भी जो है सो संबंधित थी महाभारत में, जिसका हम लोग उल्लेख देखते हैं, है ना। नेक्स्ट जनपद की अगर हम लोग बात करें तो ये है कैकेय जनपद, है ना। ये जो कैकेय जनपद है ये गांधार और व्यास नदी के बीच जो है सो स्थापित हुआ था, और यह जनपद अपने एक दार्शनिक राजा अश्वपति कैकेय के लिए जो है सो काफी प्रसिद्ध है ना। ये दार्शनिक राजा अश्वपति कैकेय का विवरण छांदोग्य उपनिषद में हम लोगों को जो है सो मिलता है, और जिसमें ये अश्वपति कैकेय ये दावा करते हैं कि उनके राज्य में न कोई चोर है, न शराबी, न क्रियाहीन, न ही व्यभिचारी, है ना। मतलब कि अपने जनपद के संबंध में राजा स्वयं जो है सो ये बताते हैं कि उनका राज्य जो है बहुत सारी बुराइयों से जो है वो मुक्त है। नेक्स्ट जनपद की अगर हम लोग बात करें तो यह है मद्र जनपद। ये मद्र जनपद ये मध्य पंजाब में सियालकोट और उसके आसपास जो है वो अवस्थित था, ठीक है ना। मध्य पंजाब में सियालकोट और उसके आसपास मद्र जनपद स्थापित हुआ था। नेक्स्ट जनपद की बात करें तो ये मत्स्य जनपद था, और ये मत्स्य जनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर आदि क्षेत्र में जो है सो स्थापित हुआ था, है ना। उत्तर वैदिक काल में हम लोग पाते हैं कि जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उनमें क्षेत्रों के लिए भी जो है सो अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। जैसे कि गंगा यमुना दोआब और उसके नजदीक के क्षेत्र को ब्रह्मशी देश जो है सो कहा गया है, ठीक है। गंगा यमुना दोआब और उसके नजदीक का क्षेत्र उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मशी देश के नाम से जो है सो जाना जाता था। हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र है वो मध्य देश के नाम से जो है सो जाना जाता था। इसी प्रकार से अथर्ववेद में मगध और अंग का भी हम लोगों को जो है सो उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद में किकाठ शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये मगध के लिए ही जो है सो किया गया था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य सभ्यता से बाहर रहने वाले लोगों का भी जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है। जैसे दक्षिण के लोगों को पुलिंद कहा गया है, उड़ीसा क्षेत्र के लोगों को सबर कहा गया है, और मगध क्षेत्र के लोगों को ब्रात्य कहा गया है ना। मतलब कि मगध क्षेत्र के जो लोग थे उनको आर्य जो है सो बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखते थे, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग जो है राजत्व के सिद्धांत पर जो है सो चर्चा करेंगे। ये देखेंगे उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे तो किस सिद्धांत पर जो है सो ये शासन करते थे, मतलब कि राजत्व का जो है सो क्या सिद्धांत था, किस किस प्रकार की घोषणाएं उत्तर वैदिक राजाओं के द्वारा जो है सो की गई थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल कंडीशन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।